हेलो नमस्कार, वेलकम टू जी स्पेक्ट्रम। तो फाइनली यूक्रेन को लोन प्रोवाइड कर दिया गया है यूरोपियन यूनियन के द्वारा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 90 बिलियन यूरो का या फिर कहें 105 बिलियन डॉलर का लोन प्रोवाइड कर दिया गया है यूक्रेन के लिए, ताकि ये पैसा वो अपनी इकोनॉमी में, अपने डिफेंस में और अपने जो वॉर जो चल रहा है रशिया के साथ उसको थोड़ा सा फंड कर सके और 1 से 2 सालों के लिए उसके लिए ये इकोनॉमिक प्रोग्रेस बन सके। तो 105 बिलियन डॉलर का लोन प्रोवाइड कर दिया। अब इसमें काफ़ी ज़्यादा यार ट्विस्ट एंड टर्न है, क्योंकि काफ़ी सारी रिपोर्ट्स बता रहे थे कि यूक्रेन को जो पैसा ईयू देने वाला है वो रशिया का फ्रोजन एसेट, जो आपको पता ही होगा कि 2022 से जब से रशिया ने इन्वेजन स्टार्ट किया था यूक्रेन का, तब से लेके रशिया के ऊपर यूएसए, यूरोपियन कंट्रीज़, यूके ने, इन सब लोगों ने मिल के, पूरी नाटो कंट्रीज़ ने पूरे मिल के रशिया के ऊपर ढेरों सैंक्शन लगाए थे, जिसमें सबसे बड़ा जो इनका सैंक्शन था कि वो रशिया का फ्रोजन एसेट, जो एसेट था जो यूरोपियन यूनियन के पास था, एसेट था जो इनके बॉन्ड वगैरह थे, इनके इन्वेस्टमेंट वगैरह थे, उस चीज़ को इन्होंने पूरी तरीके से फ्रीज कर दिया और वो रशिया को प्रोवाइड नहीं किया गया वापस। ठीक है, तो वो 2022 से लेके अभी तक फ्रोजन नहीं डला था यहाँ पे यूरोपियन के बैंक्स में, और खासतौर पर बेल्जियम के पास तो सबसे ज़्यादा था। तो लगभग ये 210 या 230 बिलियन डॉलर तक ये बताया जाता था कि इतना है। अब ये देखिए, अब के टाइम पे यूक्रेन को पैसों की ज़रूरत थी, क्योंकि अब कहीं ना कहीं उनका पैसा ख़त्म हो रहा था, तो यूक्रेन को पैसा चाहिए तो अब बहुत ज़्यादा डिमांड उठ रही थी कि हमको पैसा दो। यूक्रेन कह रहा था हमको पैसा दो ताकि हम इसके साथ लड़ सके। तो यूक्रेन के जो जेलेंस्की हैं, प्रेसिडेंट जेलेंस्की, व्लादिमीर जेलेंस्की, तो वो तो चाह ही रहे थे कि हमको रशिया का फ्रोजन एसेट दे दो। ठीक है, उनका तो एक, मेरे ख्याल से तो एक प्लान ही था कि अगर यूरोपियन यूनियन मान जाता है रशिया का फ्रोजन एसेट हमें दे देता, तो कहीं ना कहीं रशिया बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाता है, क्योंकि रशिया ने पहले ही वार्न किया था कि अगर हमारा फ्रोजन एसेट आपने यूज़ किया तो हम इसके आपको रिटेलिएट करेंगे। ठीक है, चाहे वो हम लॉफुल करें या फिर हम आपको वॉर भी, अग्रेशन भी कर सकते हैं, आपके अगेंस्ट हम एक्शन, कड़े एक्शन ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जेलेंस्की तो चाह ही रहे थे कि हमको ये एसेट मिले। अगर ये एसेट दे दे तो रशिया कहीं ना कहीं कोई गलत कदम उठा देता और यूरोपियन कंट्री को अटैक कर देता, नाटो कंट्री को अटैक कर देता, तो कहीं ना कहीं पूरा यूरोप इस वॉर में कूद जाता। तो जेलेंस्की के लिए तो फायदेमंद है, कम से कम हम अकेले रहे, आप साथ लड़ेंगे, आप साथ मरेंगे। ठीक है, तो जेलेंस्की तो चाह ही रहा था कि ये आ जाए, लेकिन यूरोपियन यूनियन ने ऐसा एग्री नहीं किया। खासतौर पर बेल्जियम ने काफ़ी ज़्यादा अपोज किया था इस चीज़ का कि हम रशिया का फ्रोजन एसेट यूज़ नहीं कर सकते अगर करोगे, क्योंकि भाई 80% से ज्यादा तो हमारे पास है, अगर हम ही दे देंगे तो सबसे पहले हम ही को अगर रशिया ने पेल दिया तो क्या करोगे। ठीक है, उसने सिक्योरिटी गारंटी भी मांग ली थी, ट्रस्ट भी मांगा था, बहुत अच्छा ट्रस्ट मांगा था कि अगर आप हमारे बचाने के लिए आएंगे तो हम देने को तैयार है। लेकिन जो यूरोपियन यूनियन इस चीज में एग्री नहीं हुआ, जिसकी वजह से इन लोगों ने क्या डिसाइड किया कि हम यूक्रेन को लोन प्रोवाइड करेंगे, जो कि इंटरेस्ट फ्री रहेगा, इंटरेस्ट वगैरह बिल्कुल नहीं लेगा, और ये पैसा जो है यूरोप कहाँ से उठाएगा, मेनली यूरोपियन बाजार से ही उठाएगा। और काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज जैसे जर्मनी वगैरह हो गया, फ्रांस हो गया ये, और उसके अलावा इटली वगैरह हो गई, ये कंट्रीज़ इसको प्रोवाइड करेंगे। और काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ ने थोड़ा सा इसका अपोज भी किया है, जैसे हंगरी हो गया, चेकोस्लोवाकिया हो गया, चेक रिपब्लिक हो गया। तो ये कंट्रीज़ देखिए, स्लोवाकिया वगैरह, ये सब कंट्री उतनी फाइनेंशियली नहीं है, मजबूत नहीं है, तो उन्होंने कहा कि हम देखो यूक्रेन के साथ तो खड़े हैं, लेकिन हमसे फाइनेंशियली की उम्मीद मत करो कि हम कर पाएँ, आप ही लोग करते रहो। तो इसमें भी एग्रीमेंट वगैरह मतभेद हमें देखने को मिले, लेकिन इनका कलेक्टिव जो ओपिनियन दिखा वो ये दिखा कि ये रशिया का यूज़ एसेट नहीं करे। लेकिन ऑल्दो डिमांड उठी थी कि रशिया का एसेट यूज़ करना चाहिए, लेकिन इसको खारिज किया। इसके बहुत सारे रीज़न मैं कहूँगा। अगर ये लोग फ्रोजन एसेट को यूज़ कर लेते तो ये इनके ऊपर, इनकी छवि बहुत ख़राब हो जाती, क्योंकि जो और ज़्यादा कंट्रीज़, जो अदर कंट्रीज जैसे इंडिया हो गया, चाइना वगैरह हो, ब्राज़ील वगैरह, और भी कंट्रीज़ होंगी, अफ्रीकन कंट्रीज़, एशियन कंट्रीज़ वगैरह, तो इनके लिए एक खतरा बन जाता है, एक ट्रस्ट इशू बन जाता है कि आज इन्होंने रशिया का यूज़ किया, कल को हमारा भी कर सकते हैं। पॉलिटिकल टेंशन तो जैसे होती रहती है हर एक कंट्रीज़ के साथ, तो अगर हुई थोड़ा बहुत भी मतभेद हुए तो ये हमारा यूज़ कर लेंगे। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा इनको खतरा खुद था। आपने सुना ही होगा यार कि कुछ सालों पहले जब रशिया ने इन्वेजन स्टार्ट किया था तो सैंक्शन लग गए थे दुनिया भर के, तो फ्रोजन, उनके एसेट को फ्रोजन कर दिया गया था रशिया के। तो इंडिया को भी खतरा लगा था कि कहीं ना कहीं अगर टेंशन बढ़ती तो इंडिया के कहीं फ्रोजन जो एसेट है उनको फ्रीज ना कर दिया जाए। तो इंडिया ने धीरे धीरे करके, आपने देखा होगा कि जो गोल्ड है वो इंग्लैंड के बैंक से वापस लाना चालू कर दिए थे इंडिया में। तो कहीं ना कहीं ये मैं कहूंगा कि देखिए, इंडिया का रिलेशन अच्छे हैं यूरोपियन के साथ, ठीक है, पूरी यूरोपियन कंट्री है, लेकिन फिर भी भाई फ्यूचर को कौन क्या किसको कमिट किया जा सकता है, क्या होता है, किसके क्या फ्रोज किए जाते। तो यही रहा अभी रशिया के साथ, तो यूज़ नहीं कर रहे अभी रशिया का एसेट, लेकिन हाँ वो सुरक्षित करके रखे हुए हैं कि अगर जब वॉर रुकती है तो रशिया जो है जो कंपनसेट प्रोवाइड करेगा जो
इसको यूक्रेन को कंपनसेट प्रोवाइड करे, रिपेट्रिएशन जो कहलाता है, अगर प्रोवाइड करता है तो उसी चीज़ को हम लोन के तौर पे वापस ले लेंगे और लोन की रिकवरी ले लेंगे। तो देखते हैं अगर वो पे करता है नहीं करता। अब रशिया की तरफ से क्या इसमें निर्णय आता है आखिरकार कि हमारे एसेट का क्या यूज़ कर दिया, तो देखना इंटरेस्टिंग होगा। तो यही था अपडेट, यही चीज़ थी कि यूरोपियन यूनियन ने फाइनली उसको एग्री कर दिया और यूक्रेन को अब 2 सालों तक के लिए पैसा रहेगा। ह्यूज अमाउंट है भाई, ह्यूज अमाउंट। 2 साल तक वो आराम से ये लड़ाई को और कंटिन्यू कर सकता है। अब देखते हैं आगे क्या होता है फर्दर अपडेट के लिए।